बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शहरबानो अवान और मेरे साथ कौन है? मैं हूं अजीम राना और हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहां होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। नाजरीन, आजकल इलेक्शंस का ज़ोर शोर है और हम ये देख रहे हैं कि जी ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ कन्फ्यूज़ हैं इस हवाले से। हल्कों का सब पता नहीं चल रहा, पोलिंग स्टेशंस का पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए शहरबानों के आपको कोई तरीकाकार पता है? बिल्कुल, उसके लिए तरीकाकार बताया गया है कि आप 8300 यानी 8300 पर मैसेज करें तो आपको पता चल जाएगा। अपने आईडी कार्ड को, आईडी कार्ड नंबर आपने मैसेज करना है और आपको सारी हम्म। डिटेल्स आ जाएंगी जी। आपके हल्के का पता चल जाएगा, पोलिंग स्टेशन का पता चल जाएगा। तो लेकिन इसमें एक और क्लाइमैक्स है कि ये सब मुफ्त नहीं होगा। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस है तो पैसे कटेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप किस हल्के में शामिल हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पैसे नहीं कटेंगे, 2 रुपए और कुछ पैसे हैं जो कटेंगे तो सही। हाँ वैसे ये तो वैसे बहुत, लेकिन 2 रुपए कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपने अब फैसला करना है अपने आने वाले दिनों का, अपने फ्यूचर का। तो बहुत जरूरी है कि आप 2 रुपए खर्च करें। मुल्क के फ्यूचर का। जिनको नहीं पता वो 8300 पर मैसेज करके अपना, क्योंकि आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद 8300 पे आपने मैसेज करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस हल्के में हैं और आपने कहाँ। अच्छा शहरबानो, एक और आजकल रवैया जो मैं नोटिस कर रहा हूँ इर्द गिर्द, जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप वोट कास्ट कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग रिलक्टेंट हैं। लोग कह रहे हैं जी क्या फायदा, कौन उठेगा, कौन जाएगा, पहले कौन सा हमारे वोट कास्ट करने से होता है, डिसीजन हो चुका होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें। आप सही मानों में जमहूरियत जिसे कहते हैं वो तभी आती है जब आप अपना जो हक राय दही है उसके इस्तेमाल करते हैं भरपूर तरीके से। ये आपका राइट है, अपने घरों से निकले वोट कास्ट करें, आपका फ़र्ज़ भी है ये, और ये बड़ा ही ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम जो 8 फरवरी को है वो घर से जाकर नियरेस्ट जो पोलिंग बूथ है, आपका जो भी पोलिंग बूथ है, वहाँ जाकर आपने वोट कास्ट करना है। और मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी निकलेंगे स्टूडियो से और आप भी जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे ड्यूटी देंगे जी, सुबह सवेरे हमारी शिफ्ट लगी हुई है, काम करेंगे, फिर उसके बाद जाके वोट कास्ट करेंगे। 5 बजे तक होता है टाइम होता है बिल्कुल, लेकिन 5 से देर ना करिएगा। और पोलिंग स्टेशन पे झगड़ना बिल्कुल नहीं है, बहुत देर हो जाए। पोलिंग स्टेशन पे झगड़ना नहीं है, ये भी बड़ी चीजें रिपोर्ट होती है। मेन पॉइंट ये है कि आप वहां पर जाएं, आप सुकून से अपना वोट कास्ट करें और सुकून से अपने घर वापस आ जाएं। आप वहां पर खड़े होकर इधर उधर से बातें ना करें कि मैं फलाने को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं फलाने को वोट दे रहा हूँ। नारेबाजी से जो है गुरेज करें, सुकून से आप वोट कास्ट करें और अपने घर वापस आए, क्योंकि इंतशार से कुछ हासिल नहीं है। पाकिस्तानी होने का, एक सिविलाइज शहरी होने का आपने फर्ज निभाना है। और दूसरा ये कि आप किसको वोट दे रहे हैं ये बड़ा सीक्रेट होता है, आप इसको शेयर ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं और बिलखसूस पोलिंग स्टेशन पर खड़े होकर शेयर करते हैं कि जब फलां को वोट डाल के आए, आप किसको वोट डाल के आए, यहीं से झगड़ा बढ़ जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंतशार पसंद होते हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जाएं, सुकून से वोट कास्ट करें और सुकून से खामोशी से वापस अपने घर खैर और खैरियत से पहुंचे। तो अब तो होगी बात वोट कास्ट करने की, तो अब इंतजार कर रहे हैं सब जिन्होंने गेस द पिक्चर हमारा सेगमेंट है। और आज हम आपको दिखाते हैं वही तस्वीर जो हमने कल आपको दिखाई थी और हमने कहा था कि पूछें ये शख्सियत कौन है, तो ये है महविश हयात। महविश हयात, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल चेंज हो चुकी है महविश, और बहुत क्यूट थी बचपन में, अब भी प्यारी है लेकिन बचपन में बहुत प्यारी थी। तो ये आप कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे और कुछ शहरबानों ने कल बहुत बड़ा गेस भी दे दिया था कि ये एक्ट्रेस हो सकती हैं। और फिर इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये वाले हिंट्स और ये जो गेसेस हैं ये शहरबानों लगाती रहती हैं। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया था, अब इसके बाद थोड़ा दिमाग लड़ाना आपकी। नहीं, लोगों ने सही जवाब दे दिया होगा, आई एम श्योर लोगों ने सही जवाब दिया। मैंने देखा है कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, मोस्टली लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि बहुत फर्क है। अच्छा, वैसे आपको कोई एक जवाब पता है जो सबसे फनी हो, जिसने गलत पहचाना हो? नहीं, बहुत जाहिर है सारे गलत ही फनी होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई ऐसी शख्सियत जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। पता नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, एक्ट्रेसेस के नाम। बहरहाल जी, जिन्होंने सही पहचाना है उनका अब नाम शामिल हो चुका है लकी ड्रॉ में, और लकी ड्रॉ में फिर जो विनर होगा, बिल्कुल विनर हम अनाउंस करेंगे। तो आज की तस्वीर दिखाते हैं अपने नाजरीन को। आज हम कौन सी शख्सियत है जिसकी तस्वीर लेकर आए, ये कौन है शहरबानो? आज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गेस करें ना तो मैं मानूं आपको। और एक्ट्रेस ही है ये कहीं सबा फैसल मैं नहीं खेलता। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शहरबानो को बताई जाती है, मुझे बताते नहीं है यार, दिस इज चीटिंग। फिर ये मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अगर आपको, अच्छा मेरे प्रोड्यूसर भी खौफजदा हो गए, कह रहे हैं अगर तुम्हें आपको समझ आ गई है तो आप नाम मत लीजिएगा। तो मैं इतना ही बता रही हूँ कि मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन ये एक्ट्रेस है और बड़ी अपने लाइवलीनेस और जॉली स्टाइल के लिए फेमस है। बिल्कुल पता लग गया। तो मेरे कान में बताओ, मैं भी 60s की भी हो सकती है, इतनी पुरानी पिक्चर और वो जो स्टाइल है। और आजकल तो बहुत ही, कुछ दिन पहले बड़े गुस्से में इनकी वीडियो भी आई थी। चलो
ये एक और उन्होंने हिंट दे दिया है। और अब तो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा आसान हो गया। ये व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं जी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें सही जवाब। इसके अलावा फेसबुक पेज पर जाएं, फोटो के नीचे कमेंट करें, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 3 दोस्तों से आपको फॉलो करवाना होगा पेज, और वो 3 दोस्त जो फॉलो करेंगे वो कमेंट भी करेंगे, और अगर कमेंट ठीक हुआ तो आपका नाम लकी ड्रॉ में आएगा। लकी ड्रॉ के बाद आप में से कोई एक लकी विनर हो सकता है। तो ये तो हमारा आज का सेगमेंट हुआ खत्म। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो पीसीबी के चेयरमैन का इंतखाब, बिल्कुल उस बारे में बातें हो रही हैं। तो चेयरमैन के इंतखाब के लिए पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का खसूसी इजलास आज दोपहर 2 बजे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा। ये खसूसी इजलास इलेक्शन कमिश्नर जो हैं शाखावर, उन्होंने तलब किया है। गवर्निंग बोर्ड में पैटर्न के 2 नुमाइंदे मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे शामिल होंगे। लेकिन जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीसीबी के लिए मजबूत उम्मीदवार बताया। बिल्कुल, मोहसिन नकवी बतौर मजबूत उम्मीदवार चेयरमैन पीसीबी इस वक्त मैदान में है। और देखें आज किसको चुना जाता है। ज्यादा जो लग रहा है पलड़ा है हमारे ऑब्वियसली, और ज्यादा पलड़ा अजीम जो है 90-10 का मुकाबला हो रहा है, मोहसिन नकवी हैं। और सबको ही पता है कि मोहसिन नकवी हैं। तो लेकिन ये बड़ा एक सरप्राइज फैक्टर होगा शहरबानो। पहले ये देखते हैं मुस्तफा और रमदे हो जाए, पहले तो केयर टेकर सीएम के तौर पर किस तरह से उन्होंने तमाम तर अपने फराइज अंजाम दिए। ऑब्वियसली जब ये टेन्योर खत्म होगा तो फिर वैल्यूएशन भी होगी। और अभी फिर ये अगर पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर सामने आते हैं तो फिर भी ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। अभी हालिया हमारी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़, न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज़ पाकिस्तान की जिस तरह की रही है। एक और चीज़ है कि इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे अगर इनका बात की जाए फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बतौर सीएम है वो भी बड़ा पसंद किया जा रहा है लोगों की जानिब से कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आगे आगे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अच्छा ये बात वैसे शहरबानो आपके ठीक है। मुझे भी कुछ लोगों ने बताया, और स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को रिवैम्प किया इन्होंने, और इस हवाले से भी काफी सराहा जा रहा है। तो बहरहाल ये तो अब देखेंगे जी आफ्टर इलेक्शन, जब प्रॉपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो ऑब्वियसली फिर जो पिछली गवर्नमेंट होती है फिर उनके हिसाबों किताब शुरू होते हैं, फिर उनके लेकिन आज 2 बजे ये अहम इजलास बुलाया गया है और देखिए इस पे फिर जो भी मजीद डेवलपमेंट होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी मार्के की। सियासत की बात करते हैं जी। आम इंतखाबात में एक दिन बाकी रह गए, तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और आज सियासी जमातों के पास अवाम को मनाने, हमदर्दियां हासिल करने का आखिरी मौका है। आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। फिर 8 फरवरी को करोड़ों में जो पाकिस्तानी अवाम है वो अपना हक राय दही का जो इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे किराए दही। और मजमूई तौर पर 859 उम्मीदवारों का चुनाव होगा। आइंदा 5 साल के लिए मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन राज करेगा, फैसला तो तभी होगा जब वोट कास्ट होगा। लेकिन इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। सारी लड़ाई जो है कुर्सी पर ही है, कुर्सी की लड़ाई है जी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर इलेक्शन में गड़बड़ करने का संगीन इल्जाम लगाया है। मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्जाम लगाया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अदनान साहब कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदनान साहब, इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, क्या समझते हैं कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त इंतखाबी मंशूर जो है मजबूती से लेकर चल रही है? इंतखाबी मंशूर तो नारों तक होता है और उसमें पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा अग्रेसिव जारहाना कैंपेन की है बिलावल भुट्टो ने, और ये उनकी पहली एक तरह से कैंपेन थी जी। और पार्टी लीडर के तौर पर और आसपा कहीं कहीं उनके साथ थी, लेकिन बहुत जारहाना। और उन्होंने अपने इत्तेहादी जो नून लीग जिनके साथ मिल के उन्होंने हुकूमत में भी रहे, वो PDM में, उन पर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। वो चाह रहे हैं कि उन्हें PTI के मुतबादिल के तौर पर लोग जो हैं कबूल कर लें और बानी PTI की जगह वो ले लें। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा कबूल कर रहे हैं। लेकिन उनका मंशूर जो है वो अट्रैक्टिव है। वो कह रहे हैं 5 साल में अगर उनको हुकूमत बनाने का मौका मिला, लोगों की आमदन दुगनी कर देंगे। 300 यूनिट बिजली के जो इस्तेमाल करते हैं कम आमदन वाले लोग, वो मुफ्त कर देंगे। बहरहाल ये एक प्रैक्टिकल बात है या नहीं, ये अलग मसला है, क्योंकि इतने पैसे हुकूमत के पास कहाँ हैं। क्योंकि पहले ही हुकूमत का जो खसारा है वो 8-9 हज़ार अरब रुपए सालाना का है, तो वो ऊपर से बिजली भी मुफ्त देगी तो कहाँ से देगी? कर्जे लेके खत्म किया जा रहा है। जबकि नवाज शरीफ जो है उनका पुराना जो स्टाइल है कि मैं मोटरवे बना दूंगा, आगे से भी मोटरवे, पीछे से भी मोटरवे, फैसलाबाद में ऑरेंज ट्रेन चला दूंगा, मरी में ट्रेन चला दूंगा, सियालकोट में भी ट्रेन चला दूंगा लाहौर से। तो
उसके लिए पैसे कहाँ हैं? मुल्क मकरूज़ है 130 अरब डॉलर का। तो लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो नारेबाजी कर रहे हैं लोग, जो वादे कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल कितने हैं। अदनान साहब, जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए पाकिस्तान की तारीख में, वो ट्रेंड जहन में रखते हुए जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, क्या लगता है कौन सी जमात अब तक आपको लग रहा है जो अपनी सपोर्ट को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाएगी ऑन द डे ऑफ इलेक्शन? देखिए, अभी गैलप का सर्वे आया है, उसमें उन्होंने कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। 70% पाकिस्तानी जो उन्होंने सर्वे किया, जिनको इंटरव्यू किया, वो ये समझते हैं कि मुल्क की मईशत ख़राबी की तरफ जा रही है, और 70% ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना नहीं हो। तो लोगों की अक्सरियत का जो एतमाद है वो बहुत कम है ये जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है PTI, उसको तो आपने मैदान से निकाल दिया है, एक तरफा सा है। पूरी सरकारी मशीनरी की सपोर्ट जो है पंजाब में ख़ास तौर से वो नून लीग के साथ है या IPP के साथ है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो तो ठीक है, नून लीग पे हमले कर रही है, लेकिन उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं है। असल मुश्किलात तो हैं PTI के लिए, क्योंकि उनका निशान नहीं है, बहसियत पार्टी वो नहीं है, एक तरफा सा प्रोसेस है। तो अब देखना होगा कि लोग क्या इस सूरत हाल में बददिल होकर घर बैठ जाते हैं, जैसे आप उनको तरगीब दे रहे थे कि वोट डालने के लिए आइए, क्योंकि अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है, 60-70% होता है, तो फिर नतीजा कुछ भी हो सकता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये कि PTI की मकबूलियत अभी भी कायम है। तमाम तर उनको जो सज़ाएं हुई हैं बानी PTI को 4 केसेस में, उसके बावजूद उनकी मकबूलियत कम नहीं हो सकी। PTI जो है, अगर उनको बल्ले का निशान मिल जाता तो वो सुई पी कर जाते। तो सिंपैथी वोट्स जो हैं वो मिल सकते हैं इस सारी सिचुएशन? बिल्कुल मिलेंगे, सिंपैथी वोट भी मिलेंगे। अब देखना होगा कि वोटिंग के दिन कितने लोग बाहर निकलते हैं। अगर लोग ज़्यादा बाहर निकले, वोटिंग फेयर हुई, बोगस वोटिंग ना हुई, तो ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जो लोगों को हैरान। तो यानी आपका कहना है कि जरूर वोटिंग के लिए बाहर निकले और वोट डालें, फैसला आपके हाथ में है। बिल्कुल, कौम के मुकद्दर का फैसला, हर वोटर है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर वोटर जो है वो उसका वोट करोड़ों रुपए की मालियत के अदनान साहब, अभी इल्जामात कितने सच्चे हैं जो नून लीग लगा रही है पीपल्स पार्टी पे कि ये वोट खरीद रहे हैं, और बिलावल लगा रहे हैं नून लीग पे कि ये लोग प्री पोल धांधली के बारे में भी तो वीडियोस आ रही है ना मंसर? दोनों के सच्चे हैं। दोनों सच्चे हैं, दोनों सच्चे हैं, दोनों सच्चे हैं। दोनों एक दूसरे की खामियां उछाल रहे हैं, अपनी नहीं बता रहे। और आसिफ साहब ये भी कह रहे हैं कि जो बानिया PTI के साथ हो रहा है ये अल्लाह का इंतकाम है, कुदरत का जो है ना ये जवाब है उनको। पता नहीं कुदरत का जवाब है या सरकारी मशीनरी का जवाब है। असल में 9 मई के जो एहतजाज हुआ ना, उससे PTI को बहुत नुकसान हुआ। वो रियासत से क्लैश में आ गई, और जो उनके साथ हुआ उसको कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई। वो तो हर सियासतदान ऐसे ही कहता है। तो अब मतलब है, अब क्या कह सकते हैं, जब अदालतें जो हैं वो सबको बरी कर देती हैं। कोई आपको पता है पाकिस्तान में सारा निज़ाम कैसे चल रहा है, तो इस पे क्या आप कमेंट किया? तो अभी PTI की अदनान साहब जो सूरत हाल है, आपको लग रहा है उनका सपोर्टर बड़ी तादाद में निकलेगा, वोट कास्ट करेगा? लगता तो यही निकलेगा। अगर उनका वोटर 70% या 60% भी बाहर निकल आया तो बहुत बड़े बड़े अपसेट हो सकते हैं। और फिर सिचुएशन, हाँ जी यही पूछना चाह रहा था मैं कि अपसेट हो सकते हैं, फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी, कोलिशन बनाना पड़ेगा। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जो आज़ाद लोग जीतेंगे शायद वो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन की पार्टी में चले जाएं। अब देखिए ना, अभी भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके दफातर पे भी छापे हो रहे हैं। अब जो जहांगीर तरीन के मुखालिफ उम्मीदवार खातून इफ़त सुमरो, वो गायब हो गई, कहा गया कि उन्हें उठा लिया गया है। बाद लोग कह रहे हैं वो रिटायर हो गई हैं। तो अभी भी दबाव का सिलसिला जारी है। ख्याल था कि बानी PTI माइनस हो जाएंगे, PTI रहेगी, लेकिन PTI भी माइनस कर दी गई। अब PTI माइनस हो गई तो अब ख्याल था कि आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादी से इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, वो भी नहीं हो रहा, उनके ऊपर भी सख्ती की जा रही है। अब ये सिलसिला कहाँ रुकेगा ये मालूम नहीं। अदनान साहब 2018 के इलेक्शंस की तरह क्या सिस्टम बैठ तो नहीं जाएगा EMS? हाँ, कुछ पता नहीं, तो कभी भी कोई चीज बैठ सकती है। आरओज़ की जानिब से तो कह दिया गया है, आरओज़ की जानिब से कहा गया है। हम भी तो थक कर बैठ जाते हैं ना, सिस्टम भी थक कर बैठ जाता है। इस्तेहकाम देख रहे हैं आप आते हुए पाकिस्तान? अल्लाह करे, ख्वाहिश तो यही है कि इस्तेहकाम आ जाए ताकि मईशत जो है आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी अजीब अजीब पेशन गोइयाँ आ रही हैं माहिरीन मईशत की कि मार्च में शायद डॉलर और महंगा हो सकता है, क्योंकि फिर IMF से हमें कर्ज लेना पड़ेगा। पाकिस्तान 130 अरब डॉलर का मकरूज़ है, हमें कर्जे वापस करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते हैं। ये बात लोगों को सोचनी चाहिए कि जो बड़े बड़े मंसूबे हम कहते हैं ना बन गए, ये कर्जों से बनते हैं, उनको हमें अदा करना पड़ता है अपने टैक्स से। का एहसान नहीं है, नहीं किसी का एहसान नहीं, बल्कि हम मकरूज हो रहे हैं, हमें टैक्स ज़्यादा देने पड़ते हैं, महंगाई होती है, उससे रुपए की वैल्यू गिरती है। जितने कर्जे बढ़ते हैं रुपए की वैल्यू गिरती जाती है।
तो लोगों को सोचना चाहिए कि हकीकत पसंदाना बात आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज है। मुआशी चैलेंज और इस्तेहकाम। सही। और अल्लाह करे इस्तेहकाम आ जाए और ये लोग आपस में मिल बैठकर कोई रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें और एक दूसरे के साथ नरमी करें। अगर पीटीआई की हुकूमत में भी थोड़ी नरमी की जाती तो हालात इतने ख़राब अब ना होते। उन्होंने भी ज़्यादा सख्ती की तो अब उनके साथ भी ज़्यादा सख्ती, उनके साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा सख्ती हो रही है। लेकिन ये भी नान साहब कहा जा रहा है ना कि बानी चेयरमैन ने जो मैन्यूवर करने की कोशिश की थी अपने आखिरी अदवार में जब वो ताकत में थे, तो उससे सिफारती ताल्लुकात को बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ ना फिर पाकिस्तान को। सिफारती ताल्लुकात को देखें, वो उनका ख्याल ये है कि किसी दूसरे मुल्क को हमें डिक्टेशन नहीं देनी चाहिए कि इसको बदलो, इसको हटाओ, इसको लाओ। ये बात तो सही है, पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, हमें दूसरे मुल्कों से कोई मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कि उसको ज़रा ज़्यादा टैक्टफुली हैंडल कर लिया जाता तो अच्छा था। बहरहाल अब जो कुछ हो चुका है उस पर अवाम ने तो उनका ही नुक्ता नज़र कबूल किया है। अगर आप फेयर बात करें तो जो उनकी मकबूलियत है वो कम नहीं हो सकी, अवाम में उनकी मकबूलियत है, लेकिन कानूनी तौर पे वो इतनी मुश्किलात का शिकार हैं कि लगता है 1-2 साल तक वो उन मुश्किलात का शिकार रहे। मुश्किलात के शिकार हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने वक्त दिया, पाकिस्तान को वक्त दिया जी। तो ये चीज़ सियासी सूरत हाल को लेकर, इंतखाबात को लेकर अदनान साहब ने अपना तजिया पेश किया है। तो आप लोग बात वही है जी, घरों से निकले 8 फरवरी को और वोट जरूर कास्ट करें, ये आपका हक है और फर्ज भी आप पे। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी है जी। इलेक्शन 2024 का फातेह कौन होगा, इस हवाले से कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। पेशन गोइयां की जा रही हैं, तुक्के लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी के जहन में सिर्फ यही सवाल है कि अगली हुकूमत किसकी होगी, मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। तो आज हम सितारों और कार्ड्स के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि सितारों की चाल क्या कहती है और सितारे किस सियासी जमात पर, किस सियासी शख्सियत पर ज़्यादा मेहरबान होने वाले हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर भी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं उनसा शाह। उनसा, से पहले तो आपको वेलकम करते हैं। जुमेरात को फाइनल डे है, इलेक्शन होने जा रहे हैं। सितारों की चाल के हवाले से कैसी सिचुएशन देख रही हैं आप, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जी बिल्कुल, इलेक्शंस जो हैं वो अब 1 दिन या 2 दिन की दूरी पर हैं और कार्ड्स के मुताबिक अगर हम देखें, वैसे ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो सक्सेसफुली जो है वो कामयाबी के साथ बहुत पीसफुली जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे। और उसके अलावा किस पार्टी का पलड़ा भारी है तो काफ़ी अनसर्टेनिटी रहेगी इस इलेक्शंस में। अभी इस वक्त जो है ना सिचुएशन है ना बिल्कुल अनक्लियर है, क्लियर सिचुएशन नहीं है। नून लीग को कहाँ पे देख रही हैं आप? कहना इस वक्त नून लीग जो है वो यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अच्छा कार्ड है, बड़ा कार्ड है और मुझे लगता है कि नून लीग की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम देखें कि पूरे मुल्क में तो मेजॉरिटी नज़र नहीं आ रही नून लीग की, लेकिन ये है कि नेशनल असेंबली में नून लीग जो है वो अच्छी मेजॉरिटी के साथ साहिबा नून लीग की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, हमजा साहब इनके क्या कह रहे हैं कार्ड्स और ये क्या पेशन गोई करेंगे इनके हवाले से? जी, नवाज शरीफ साहब की पोजीशन स्ट्रांग है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे टैरो कार्ड्स के हिसाब से और अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बड़ा कार्ड है। फिर उसके बाद जो है वो मरीम नवाज के लिए कोई इतना खास कार्ड नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कोई बड़ी अथॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि अगर हम सबसे कंपेयर करें तो शहबाज शरीफ साहब के कार्ड जो हैं वो स्ट्रांग है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अच्छी पोजीशन कोई अथॉरिटी मिल सकती है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को। और हमजा शहबाज जो हैं वो पॉलिटिकली सोशली एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई अथॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही उनको। तो मरियम साहिबा और हमजा साहब को कोई अथॉरिटी नहीं मिल रही, बाकी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब आपको स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। अच्छा, सिंध की जानिब आगे बढ़ते हैं तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए मेरे पास जो कार्ड है वो यहाँ पर किंग का कार्ड है और ये बड़ा कार्ड होता है। तो पीपल्स पार्टी की भी एक मेजॉरिटी नजर आ रही है, लेकिन एक प्रोविंस में ही लग रही है, ओवरऑल नहीं नजर आ रही कि पूरे सारे प्रोविंसेस में नहीं, लेकिन सिंध में इंटीरियर, स्पेशली इंटीरियर सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बताएं कि इस इलेक्शन में बिलावल वो भुट्टो कहाँ दिख रहे जी हैं? बिलावल भुट्टो के लिए जो कार्ड है वो द फूल का कार्ड है, और फूल का कार्ड बड़ा एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है। तो इस वक्त बिलावल भुट्टो जो है काफ़ी एनर्जेटिक हैं, बहुत एक्टिव हैं, और बहुत जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, होप्स उनकी बहुत, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं वाबस्ता इस इलेक्शन से। शेरवानी पहन लेंगे तो अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। शेरवानी पहनने के लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, तो शेरवानी ज़रा मुश्किल लग रही है, लेकिन कोई अथॉरिटी, इनको अच्छी अथॉरिटी, कोई अच्छी पोजीशन में बिलावल भुट्टो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो नज़र आ रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का किंग का कार्ड है, बहुत बड़ा कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, उनकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, कोई पोजीशन अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो छाए रहेंगे आसिफ जरदारी साहब, लेकिन कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ तो मुझे कोई ऐसी हायर अथॉरिटी उनका साहिबा ये किंग कार्ड बताता क्या है कि ही वुड बी अ किंग मेकर या इटसेल्फ किंग, हिमसेल्फ किंग? किंग मेकर मतलब किंग मेकर, पार्टी के किंग मेकर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये माइनर का किंग है, तो इसको हम कहेंगे कि पार्टी का किंग है। पार्टी के हर लिहाज से, हर एक्टिविटी, यानी पार्टी में बादशाह तो यही की रहेगी। फैसले जो हैं पार्टी के, वो जी जरदारी साहब के ही उसमें नज़र आ रहे हैं, और उनके हक में ही नज़र आ रहे हैं। जो भी फैसले करेंगे बहुत स्टेबल होकर करेंगे, बहुत स्ट्रांगली करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा, उनसा हमें ये भी बताइएगा कि आसिफा आजकल बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही हैं अपने वालिद की, अपने भाई की, तो वो कहाँ पर दिख रही हैं? उनके बारे में बड़े प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि वो उनमें एक लहर दिखती है बेनज़ीर साहबा की। हाँ, आसिफा जरदारी साहब के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि मतलब बड़ी एक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। अगर हम बिलावल भुट्टो से उनके स्टार्स की कंपैरिजन करें तो आसिफा भुट्टो की स्टार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि ये आगे इन द फ्यूचर जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनकी जो है मकबूलियत भी है, आसिफा भुट्टो की जो है वो मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी फ्यूचर में। और मतलब मुझे लगता है कि पार्टी की हो सकता है कि क़यादत उनको मिल जाए, या पार्टिसिपेशन जो है वो उनकी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है आसिफा भुट्टो की, तो उनके सितारे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, वो ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती हैं मकबूलियत में। लोगों की पसंदीदगी नज़र आ रही है आसिफा भुट्टो के लिए, क्योंकि वो उनमें थोड़ा सा एक जो है वो बेनज़ीर साहब का भी थोड़ा है। उनसा साहिबा ये बताइएगा कि कार्ड्स और सितारे ये दोनों क्या कहते हैं IPP के बारे में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में, उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है? सियासी मुस्तकबिल देखें, कार्ड कोई इतना बड़ा कार्ड नहीं है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास एक्टिव नज़र नहीं आ रही। आगे होकर हो सकता है ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए, या इतना कोई उनको जो है वो इलेक्शन में भी कोई ज़्यादा मुझे मेजॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। 2-4 सीट्स मिल सकती हैं, कोई ख़ास मुझे उनकी जी। फिर 2-4 सीट्स का जिक्र करते हैं, जहांगीर खान का बता दें, अलीम खान का बता दें, ओन चौधरी बता दें। जी, अलीम खान और जहांगीर खान की पोजीशन अच्छी है। अच्छा। क्वीन का कार्ड है, तो कोई हाँ अच्छी पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं, तो कोई अथॉरिटी उनको मिल सकती है। मतलब इस इलेक्शन में तो उनकी पोजीशन अच्छी लग रही है। अच्छा, इलेक्शंस में ये बात की जा रही है बार बार कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं इनका पलड़ा हो सकता है कि भारी हो, तो कैसे देख रही हैं आप इलेक्शंस में आज़ाद उम्मीदवार और जो पार्टी की जानिब से टिकट होल्डर्स हैं उनको? जी हाँ, देखें अभी भी यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और हेरोफेंट का कार्ड है, वो पोजीशन तो नहीं रहेगी जो लास्ट इलेक्शंस में थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी जो है वो इंडिपेंडेंटली या उस पार्टी की पोजीशन बेहतर है, अच्छी रहेगी, और काफ़ी सीट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंटली ज़्यादा लोग लेते हुए लग रहे हैं, बजाय कि अगर हम नून लीग से कंपेयर करें, पीपल्स पार्टी से कंपेयर करें। अच्छा। तो उनकी भी मेजॉरिटी है। साहब आप ये कह रहे हैं सूरत हाल ऐसी होगी कि आज़ाद उम्मीदवार जिस जमात के साथ इत्तेहाद कर लेंगे
वहाँ ज्यादा पर high हो वजन ज्यादा हो जाएगा, ऐसी सूरत हाल बनेगी? नहीं, इत्तेहाद तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इत्तेहाद तो एक हद तक होगा, 100% इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैंने कहा KPK में उनकी पोजीशन स्ट्रांग रहेगी और ओवरऑल मुझे अच्छी सूरत हाल है इंडिपेंडेंट वालों की भी। लेकिन हो सकता है कि वो कुछ अपोजिशन में बैठ जाएं। और उनसा साहिबा जाते जाते वजीर आजम के लिए पेशन गोई कर दें, कौन सी शख्सियत आपको वजीर आजम की कुर्सी पर नजर आ रही है? सितारे किसके स्ट्रांग हैं, कार्ड्स किसके स्ट्रांग हैं? जी, क्या नवाज इस शरीफ वक्त साहब? तो बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा इशू, सभी को मुश्किल लग रहा है इस का वक्त। कार्ड है। हाँ, बिल्कुल अनसर्टेन सिचुएशन है। और रीडिंग के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी लग रही है। कोई हम इसका किसी का नाम नहीं ले सकते कि इस शख्स ये पता लग सकता है कि मुकाबला किसके दरमियान होगा वजीर आजम की कुर्सी के लिए? मुकाबला जो है वो जो बड़ी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, इन दोनों के दरमियान कड़ा मुकाबला लग रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे उनसा शाह और उन्होंने हमें प्रेडिक्शन इलेक्शंस के हवाले से, पार्टीज के हवाले से, पार्टी में जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से, आने वाले वक्त के हवाले से देखना ये होगा कि प्रेडिक्शंस कितनी बेहतर होती हैं। थोड़ा सितारों की चाल अब समझना शुरू हो गया हूं। बिल्कुल, वो हमारे साथ उस दिन टैरो कार्ड रीडर आई थी, वो कहती है आपको कैसे पता है? एक मेरी पेशेंट को बड़ी कमाल होती है। क्या? ब्रेक आ रही है यहाँ पे। मेरी पेशेंट को ये कि जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं सीरियस हो गई थी, माय गॉड। सुनो पाकिस्तान। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी। आजकल की जनरेशन बहुत तेज हो चुकी है। हम सोचते थे बड़े होंगे, काम करेंगे, एंकर बनेंगे, पता नहीं क्या कुछ बनेंगे, मगर आजकल के बच्चे छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की मरियम सलीम ने छोटी सी उम्र में बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है और वो नामियाती फुजले से बायोगैस बनाकर इलाके के मुस्तहिक घरानों को मुफ्त दे रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनको इस बात पर सफीर का दर्जा दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें अपने सफीर के दर्जे के तौर पर एक्सेप्ट किया है। इस वक्त मरियम सलीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मरियम, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कैसे कर लिया? फ़ख्रे कश्मीर के नाम से मशहूर हो गई, ये कैसे मुमकिन हुआ? वाह। सो ये सब मुमकिन हुआ, सबसे पहले होली प्रॉफिट ने एक सेइंग कहा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु ब्रिंग्स बेनिफिट्स टू मेनी अदर्स। ये मेरा एक विजन है, ऐसे कह लें। और ये मुझे आइडिया आया था पेंडेमिक के वक्त, जो हम सब के लिए टेस्टिंग टाइम्स था, और उसी में मैं एक रिस्की ग्रुप में थी क्योंकि मैं एनवायरमेंटल एलर्जीज़ की शिकार रही हूँ बचपन से। तो मैंने सोचा हम क्यों ना एक सोल्यूशन करें जो मेरे लिए भी बेनिफिट हो, पूरे पाकिस्तान के लिए। सो आई रिसर्च और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरी दुनिया में एक ऐसा बहुत से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो रहे लोगों से। और मुझे पता चला कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ रिन्यूएबल एनर्जी कॉल्ड बायोगैस। मैंने फिर ये भी रियलाइज़ किया कि जो लोग जिनके पास ज़मीन है, ज़मींदार से ही कर रहे हैं प्रोजेक्ट, लेकिन मास पॉपुलेशन अभी तक इनको अवेयरनेस नहीं है इन प्रैक्टिसों की। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट गो क्लीन माई कम्युनिटी माई चॉइस बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस को फ्री ऑफ कॉस्ट बायो रजिस्टर दे रहे हैं, फिर वो खुद मुफ्त में अपना रिन्यूएबल एनर्जी बना सकें। अच्छा मरियम, आम आदमी के लिए बताइएगा कि ये बायोगैस क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे तब्दील किया जाता है, प्रोसेस किस तरह से करता है सब कुछ? प्रोसेस इज लाइक अ सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब कि यू पुट योर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो लोग कम्युनिटी के वो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट डालें, रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकिल करके खुद अपने बेनिफिट के लिए एक सस्टेनेबल चीज़ बनाएं जो बायोगैस है। तो इससे लोग बहुत से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे पहले ये मुफ्त का गैस है और ये हाइजीन और सैनिटेशन को इम्प्रूव करता है, उनका कचरा इर्द गिर्द से उठा लेता है और समेट लेता है। और साथ ही साथ इसका एडेड बेनिफिट ये है कि बायोस्लरी विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो टॉक्सिक नहीं है और हार्मफुल नहीं है, और इससे लोग फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं मरियम आप। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जाहिर है मुश्किल काम है, तो कितने लोगों की टीम है आपके पास, और ये फुजला गार्बेज आप लोग इकट्ठा कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? सो हमारी टीम में लाइक सारे वॉलंटियर्स हैं। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरे टाइम में। मेरे मेंटर हैं फ्रॉम स्पार्क इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जिसमें मैंने विन किया एज अ नेशनल विनर और फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेशन मिल रहा है। मेरे टीचर्स हैं जो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं और अनवैल्यूएबल सपोर्ट दे रहे हैं। और मेरे बायो इंजीनियर्स एट ग्रीनो सम जो हर मुश्किल सवाल के लिए एक ईजी सोल्यूशन दे रहे हैं और छोटे छोटे सवाल के लिए भी। और
मेरे बेनिफिशरीज जिनकी दुआएं उम्मीदें मेरे साथ हैं, इन सब को मिला के उन्होंने सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को। और इवन द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन्स किए हैं, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स पे, गवर्नमेंट ऑफिस पे, चेंबर ऑफ कॉमर्स। ज़बरदस्त। मरियम, हमें ये बताइएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से भी कोई चीज़ है, वो क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी जैसे कि सच्ची वाला सर्कल इस तरह हो सकता है। हमारे इनपुट होंगे रिसोर्सेज, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, लोग खुद अपने रिसोर्सेज यूज करते हैं, फिर रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल करते अपने लिए एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि यहाँ बायोगैस है, और उसी को रिसाइकिल करके फिर से रीयूज करते हैं। सर्कल में रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। एक और एग्जांपल है कि पुराने ज़माने में जो औरतें होती थी वो अपने पुराने कपड़े इस्तेमाल करके एक ग्रोसरी बैग्स बनाते थे जो बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल। बताएं, हमें पता चला आपको आलमी अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है आपको और कितनी मेहनत की आपने इस अवार्ड के लिए? ये पूरा बहुत एक मुश्किल जर्नी था, लेकिन बहुत एक्साइटिंग जर्नी था। आई वॉज अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल गोल्स एम्बेसडर एंड माई प्रोजेक्ट गो क्लीन वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ 150 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 25 डिफरेंट कंट्रीज। सबसे पहले तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि मैं अपना फ्लैग पाकिस्तान का लेके जा रही हूँ और लोगों को बता रही हूँ कि हम भी पाकिस्तान अवेयर है इस चीज़ों के। और फिर लोग भी बहुत एक सॉफ्टवेयर इमेज यू कैन से हमारा क्रिएट हो रहा था पाकिस्तान पे, क्योंकि लोगों को लगता था हम अवेयर नहीं है इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के। लेकिन जब उनको पता चला कि यूथ पाकिस्तान का कर रहे हैं तो दे फेल्ट प्राउड, आई फेल्ट प्राउड माई सेल्फ कि हमारा कंट्री कुछ कर रहा है। एंड इट वॉज वेरी हार्ड। सबसे पहले तो स्पीकअप था जिसके लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ा, फिर उसके बाद एक ग्रुप प्रोजेक्ट वाला था, और उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट के बारे में हमने प्रेजेंट किया था गो क्लीन के बारे में, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने विन किया था। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। इतनी छोटी सी एज में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मज़ीद कामयाबी हासिल करें, हमारी दुआएं ये। और एक कोई ऐसा मैसेज वो जो आप देना चाहें, आपके एज के जो बच्चे हैं वो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए? मैं देना चाहती हूँ ये पैगाम कि डोंट एवर गिव अप, अचीव वेरी हाई, क्योंकि हम ही कर सकते हैं कुछ अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बिकॉज वी आर द ट्रू चेंज मेकर्स। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं, अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपनी कौम की आप खिदमत कर रही हैं। यही जज्बा चाहिए। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसा है मेरा पाकिस्तान जी, देयर इज़ नो डाउट। ऐसा खूबसूरत है मेरा पाकिस्तान, ऐसे खूबसूरत लोग हैं मेरे पाकिस्तान में। और ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है कि फुजले को इस्तेमाल करते हुए बायोगैस बना रही है मरियम, और फिर अपने इलाके में जो मुस्तहकीन हैं उनको ये मुफ्त प्रोवाइड कर रही है, ये फैसिलिटी, ये सहूलत मुफ्त दे रही हैं। और इसके दो अच्छे फ़ायदे हैं जी इस इकदाम के। नंबर 1, एक तो लोग फैसिलिटेट हो ही रहे हैं, दूसरा ये फुजला कम होगा। हाँ जी, नहीं फुजला भी, दूसरा एनवायरनमेंट, गंदगी, एनवायरनमेंट साफ होगा, गंदगी कम होगी, उसके लिए ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि बायोगैस का जो इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जी आने वाले वक्त में मरियम अब इस प्रोजेक्ट को कहाँ तक लेके जाती हैं। मरियम तो कह रही हैं, और हमारी ये दुआ है कि मरियम के जैसे और जितने लोग हैं जो मरियम के साथ मिलकर काम करें, और पूरे पाकिस्तान में जो इस तरह के मुस्तहिक लोग हैं उन तक इस तरह की चीज़ें पहुँचाएं जो वो चाहते हैं, उनको फ्री गैस मुहैया की जाए। मरियम की एक बात बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने अभी सवाल का जवाब देते हुए बोली कि बाहर के जो लोग हैं जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो मरियम ने बोला कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हम लोग किसी और प्लेनेट पर रहते हैं शायद। लेकिन यहाँ के बच्चे भी बड़े ज़हीन हैं जी, आजकल सब पता है। मैंने कहा था ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़हीन है साथ ही। और टैलेंट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे या टैलेंटेड लोग कहीं पे नहीं है। और अगर आप पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग जो हैं ये एशियंस हैं, मुझे देख मेहनत करते हैं। जबरदस्त। तो अभी वक्त हो गया इसी बात पे ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। इलेक्शन 2024 में पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में सख्त मुकाबले मुतवक्के हैं और लाहौर के हल्का N 122 में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा में कांटेदार मुकाबले का इम्कान है, मगर जमात इस्लामी की उम्मीदवार डॉक्टर ज़ेबा वक़ार पहली बार मंझे हुए सियासतदानों के मद्दे मुकाबिल हैं। डॉक्टर ज़ेबा वक़ार पेशे के लिहाज से गायनकोलॉजिस्ट हैं, मारूफ यूट्यूबर और इस्लामी मुबल्लिग भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वो अपने यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करती दिखाई दे रही हैं। और आज डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर ज़ेबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी।
अच्छा डॉक्टर साहबा, आप पेशे से गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, फिर आप यूट्यूब पे काम भी करती हैं और ख़ासा यूट्यूब देखा है आपने, आपका कामयाबी भी आपने यूट्यूब से भी हासिल की हुई है, तो ये सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? जी, मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि सियासत में मैं तो इलेक्शन को पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड पिछले 30 सालों से मैं उनके साथ इलेक्शन के मुख्तलिफ मराहिल में रही हूँ। ही हैज़ बीन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तजर्बा भी है, एक्सपोजर भी है। और जहाँ तक आपने फरमाया कि मुझे ख्याल कैसे आया, तो जमात इस्लामी तो वो जमात है मच कॉन्ट्ररी टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखें कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का तरीका तो ये होता है कि सीटें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, सिफारिशें, मिन्नतें, समाजतें की जाती हैं टिकटों के लिए, बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट इन जमात इस्लामी। इंतहाई डिसिप्लिन, मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज और इंसाफ पसंद, जिसके अंदर भी एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है पार्टी में। ये फैसला क़यादत का है, क़यादत का फैसला होता है, क़यादत फैसला करती है और फिर उसके बाद सबको ये फैसला तस्लीम करना होता है। तो मेरी क़यादत ने मेरे हक़ में ये फैसला, मेरा इस हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एक बहुत वसी और एक्सटेंसिव दायरे दर्ज है और वहाँ पे फॉलोइंग है। डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल भी आपके हल्के से ही मुतल्लिक है और वो यही है कि नो डाउट सियासी जमातों का एक्सपोजर आपको है, हल्के का कितना एक्सपोजर है 122 से मुतल्लिक? जी, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये मेरा हल्का दर्स है फॉर द लास्ट 20 इयर्स और आई हैव बीन टीचिंग एंड प्रीचिंग कुरान हियर फॉर द लास्ट 20 इयर्स और मेरे मियाँ साहब का भी यही हल्का रहा है और ये हल्के के वो लोग हैं जिनके साथ मैं दिन रात पिछले 20 सालों से जुड़ी भी हूँ। आई वाज बोर्न इन दिस हल्का, मैंने यहीं पे पढ़ी हूँ, यहीं पे मेरी स्कूलिंग, यहीं पे मेरी कॉलेजिंग, यहीं पे मेरी दावत की ज़िंदगी और ये मैं इन लोगों के दरमियान पिछले 20 सालों से हूँ और एज अ प्रीचर। लेकिन ये लोग मुझे जानते भी हैं, मैं इन्हें जानती भी हूँ। डॉक्टर साहब, स्पेशली जब हम NA 122 की बात करते हैं तो यही बात की जाती है कि यहाँ पर नून लीग और PTI के बिल्कुल जो कंटेंडर्स हैं उनके दरमियान मुकाबला सख्त है, तो जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड करती है? लतीफ़ खोसा साहब, ये सवाल मुझे बहुत सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा दफ़ा किया जा रहा है। असल बात है कि लोगों को शायद ये लगता है कि ये पार्टियां और इंडिविजुअल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं आपको यही जवाब दूंगी कि वो अल्लाह जिसके लिए हम निकले हैं और वो अल्लाह जिसके दीन की सरबुलंदी के लिए हम उठे हैं, वो अल्लाह सबसे बड़ा है इंशाअल्लाह। और हमारे साथियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और ये पार्टियां जो हमें नाम नहाद बहुत बड़ी लगती हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप भी मेरा ख्याल है मुझे इसमें सेकंड करेंगे और मेरी ऑडियंस भी मुझे इस बात में सेकंड करेंगी। ये सो कॉल्ड हाई फ्लाई पॉलिटिकल टाइकून्स देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब भी हमारे मुल्क पर कोई भी सानहा कोई भी इशू आता है तो ये सब सीन से ऑफ हो जाते हैं। ये बड़े बड़े हर बड़े इशू में गायब हो जाते हैं। जी, तो अगर आप देखें तो उस वक्त फिर ये बड़ी जमात इस्लामी ही खड़ी होती है। हर इशू ऑफ द स्टेट, हर इशू उम्मत के में ये बात जमात इस्लामी नजर आती है, तो फिर बड़ी तो वही है जो काम करती है। तो ज़ेबा साहबा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे भी काम करती हैं, तो अपनी कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी आप चला रही हैं और गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, तो जो खवातीन आपके पास आती हैं उनसे भी आप कहती हैं कि तुमने मोहर लगानी है आपके इंतखाबी निशान पर, तराजू। हाँ जी बिल्कुल, आप जब इलेक्शन में निकलते हैं तो फिर आप अपने सारे रिसोर्सेज और वसाइल और असबाब और लिंक्स यूज करते हैं और इंशाल्लाह हम ये सारे असबाब अल्लाह के बेसिकली अजीम आपसे ये सवाल करना चाह रहे थे कि एक खातून जो कि इस्लाम को फॉलो कर रही है और जमात इस्लामी का हिस्सा भी है, उसका मंजे हुए सियासतदानों से मुकाबला है, तो किस तरह से वो मुख्तलिफ है उनसे, क्या ऐसा करेगी कि उनको छोड़ के अवाम डॉक्टर ज़ेबा को वोट दे? क्या शानदार तर्जुमानी की आपने। जी जज़ाकल्लाह। असल बात यह है कि आप तो मेरा ख्याल है जानते हैं कि जमात इस्लामी एक नजरियाती जमात है और जमात इस्लामी का मंशूर भी नजरियाती मंशूर है, तो जो हमारा मंशूर है वही मेरा भी मंशूर है, जमात का मंशूर ही मेरा। डॉक्टर साहब, वैसे हल्के की आवाम के साथ बातचीत हुई आपकी? इस हल्के में जरा पढ़ा लिखा तबका भी है जितना मुझे अंदाजा है इस हल्के का, तो क्या कहते हैं, क्या मसाइल हैं इन लोगों के? कोई बरादरी के बेस पे भी वोटिंग होगी यहाँ पे?
हाँ जी, ये चीजें हैं, लेकिन अब अगर आप भी देखें तो मुझे सेकंड करेंगे कि अब पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी है कि एक ठेले वाले की भी एक अपनी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी, एंड ही इज वेरी क्लियर हेडेड, और एक पढ़ा लिखा इंडिविजुअल भी बहुत क्लियर हेडेड बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस उनकी सिलेक्शंस हैं। तो पढ़े लिखे तबके से मैं मुखातिब पिछले 20-25 सालों से रही हूँ, और उनकी जहन साजी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पढ़े लिखे तबके में भी हमारी बहुत फॉलोइंग है, और हमारे हर हल्के के पोर्शन में मैंने डॉक्टर साहिबा, आई एम श्योर आपने आपकी टीम ने ग्राउंड वर्क भी किया होगा, तो ये बताइए अब तक आपका एक्सपीरियंस कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन जो सपोर्ट है, पार्टी सपोर्ट है, उसको वोटर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? क्योंकि आम तस्वुर ये है कि कैंट और डिफेंस के जो लोग हैं बड़ा सुकून पसंद, आराम पसंद है, उठते नहीं है, वोट कास्ट करने नहीं जाते। इस दफा जैसे सारे हल्के में घूमने के बाद और मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स करने के बाद ये एहसास और ये तासुर है कि इंशाल्लाह इस दफा टर्न आउट होगा और लोग निकलेंगे, बिकॉज आप कि अवाम जो है वो मसाइल से अब इतनी तंग भी है। देयर इज डेफिनेटली नो डाउट अ कैटेगरी जो बिल्कुल बेजार हो चुकी हैं और जो नाउमीद हो चुके हैं, और असल बात है कि हमारे रीच आउट करने का मकसद ही है कि उनको ये समझाया जाए कि नाउमीदी और बेजारी तो मसले का हल नहीं है ना, नीड टू कम आउट। नाउमीद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नाउमीदी तो कुफर है। डॉक्टर साहब, खवातीन के लिए इलेक्शन लड़ना, फिर मुकाबला करना, कैंपेन करना कितना मुश्किल है? जी, मेरा ख्याल है कि मर्दों के मुकाबले में कोई अलग दुश्वारी नहीं है। अच्छा। क्यों? ये दुश्वारी अगर खवातीन तालीम के शोबे में, हम जॉब्स के शोबे में, अगर आप मुझे देखें तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं अपने प्रोफेशन को परस्यू करती हूँ और मैं सर्जरीज करूँ और मैं सब कुछ करूँ, तो अगर मुझे वहाँ पे मसाइल नहीं होते, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए हल्के में ऐसा कौन सा मसाइल है जो आप सबसे पहले हल करना चाहेंगी अगर आप जीत जाती हैं? तो जाहिर है मेरा अपना पोर्टफोलियो बीइंग खातून, एक मुसलमान जो हमारी खवातीन है, खवातीन के इश्यूज को एड्रेस करना और खवातीन के हकूक की जंग लड़ना, हया की जंग लड़ना, और फिर सबसे बढ़ के ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज को मैं डेफिनेटली समझूंगी, हेल्थ, एजुकेशन एंड विमेन, ये 3 रास्तों के जिस पे मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो है वो फोकस भी करना चाहूंगी, और फिर मुझे लगता है कि मैं फोकस करूंगी तो मैं इसमें डिलीवर भी बहुत अच्छी तरह कर पाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह की बेशक जी, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप अपने और हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि वोट कास्ट करना कितना ज़रूरी है ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। ज़रूर निकलें लोग, वोट कास्ट करें। जी बिल्कुल, रवायती जुमले तो सुने हैं हम सब ने कि ये मुल्क की भी अमानत है और अल्लाह की भी अमानत है, लेकिन आई वुड से समथिंग मोर देन दैट। अल्लाह ने सूरह निसा में वाज़ेह हुक्म दिया है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तवद्दुल अमानाता इला अहलिहा, कि अल्लाह तुम्हें कैटेगोरिकल एक हुक्म देता है कि जब तुम अपने मुल्क के ओहदे, इक़्तिदार के पोजीशंस, पोस्ट और डेजिग्नेशंस की अमानतें कुछ लोगों के हवाले सौंपने लगना, तो अहल लोगों के हवाले सौंपना। सो दिस इज अ कैटेगोरिकल ऑफ कुरान। सो इसमें ये कहना कि जी हम नाउमीद हैं, हम मायूस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि अगर आप अच्छे इरादे रखती हैं तो अल्लाह वो कामयाब करें। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो जनाब, मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। रिवायती सियासी जमातें मैदान में हैं। शेखुपुरा से दिलचस्प उम्मीदवार सामने आए हैं। शेखुपुरा का हल्का PP 143 है, जिसमें एक आज़ाद उम्मीदवार रिक्शा ड्राइवर हैं। उनका नाम है शाहजेब अली। इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं। उनका इंतखाबी निशान रेलवे इंजन है। वो रिक्शे पर अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और खूब अवामी पज़राई भी हासिल कर रहे हैं। इस वक्त शाहजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करें। जी बिल्कुल शाहजेब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताएं भाई, ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आप रिक्शा चलाते चलाते सियासत में ही आ गए? सर, हुआ तो कुछ भी नहीं है। असल में मेरा जो एम है वो ये है कि ये मलूसी सियासत को हम ख़त्म करें, और ये जितने भी लोग हैं जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं अब पैसे के जोर पर और अपनी लग्जरी गाड़ियां दिखाकर हमें जो दबाव देकर जो हम पे प्रेशराइज करके वोट ले रहे हैं और बाद में 5 साल हमारे हल्के में नहीं आते, गरीब आवाम को पूछते तक नहीं है, तो उनको जो है ना हम अब बता देना चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं अब उनके दबाव में नहीं आएंगे। इसलिए हमने सियासत में जो है ना मैंने एंट्री की है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने मुझे ये जो है ना समझ लें कि प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है कि मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं। ठीक है शाहजेब, ठीक है, आप बताएं कि आपके हल्के के मसाइल क्या हैं और लोग आपको ही क्यों वोट दें?
देखिए मैडम, हमारे हल्के के मसाइल क्या हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं ना, वो हमेशा हमें ये कहते हैं कि हम आपके रोड बना देंगे, सड़कें पक्की करवा देंगे, नालियाँ बनवा देंगे, पीसी डलवा देंगे, या गैस के मीटर लगवा देंगे, या बिजली के खंभे लगवा देंगे। जबकि हमारे हल्के के ये मसाइल नहीं है। हमारे हल्के के मसाइल ये हैं कि वहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम ठीक किया जाए, वहाँ पर सेहत का निज़ाम ठीक किया जाए, वहाँ पर रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। जबकि इस पर कोई भी कभी भी किसी MP MNA के कैंडिडेट ने कभी कोई बात नहीं की, ना उसने कभी ये बात की है कि यार हम आपके हल्के में जो है कानून साजी करवाएंगे। आपकी शादी भी हवाले से अब आजकल क्या मसरूफियत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रिक्शा चला रहे हैं तो आपने अपना डेली का टारगेट भी मीट करना है, मामलात अपने भी देखने हैं दूसरे माली वसाइल के एतबार से। और ये कहा जाता है सियासत तो वैसे ही बड़ा महंगा शौक है, बड़ा पैसा लगता है इस पे, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? इलेक्शन मुहिम कब चलाते हैं? सर असल में ये जो हमारे जितने भी अमीर लोग हैं या जितने भी MP MNA के कैंडिडेट्स हैं जो समझ लें कि लग्जरी गाड़ियां रखते हैं और मुरब्बों के मालिक हैं, इन्होंने हमारे लिए इलेक्शन को इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है कि जो है ये पैसे के बगैर नहीं लड़ा जा सकता। मैं अपनी आवाम को मोटिवेट कर रहा हूँ कि हम मिडिल क्लास लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, बगैर पैसे से लड़ सकते हैं। और जमहूरियत बिल्कुल ये हमें नहीं कहती कि आपके पास पैसा है तो फिर आप इलेक्शन लड़ें। तो सारे मामलात इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो इंतखाबी निशान इंजन क्यों आप रिक्शा ही लेते हैं? इंतखाबी निशान ज्यादा आसान नहीं था? फेमस होता। असल में जो इंतखाबी निशान है वो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ, मैं आजाद उम्मीदवार नहीं हूँ। ठीक है, शेख अब्दुल शालवी साहब उसके चेयरमैन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में एक ही इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो है हमारा रेलवे इंजन। अच्छा शाहजेब, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल का। तो आप रिक्शा फिर क्यों चला रहे हैं? साथ साथ रिक्शा चला रहा हूँ और साथ साथ मैंने अपनी स्टडी की है और इंशाल्लाह फिर मैं मज़ीद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूंगा। तो शाहजेब, अब इलेक्शन मुहिम चल रही है, हम देखते हैं कि कई जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके जब जलसे होते हैं वहाँ पे बिरयानी मिलती है, कीमे वाले नान मिलते हैं, पराठों में बैठ के आते हैं। पराठों में आते हैं लोग, तो आप क्या ऑफर दे रहे हैं? सवारी को साथ कहते हैं कि जी आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैं मुफ्त छोड़ देता हूँ, लेकिन आपने वोट देना है, इंजन पे मोहर लगानी है। नहीं सर, इस तरह का मैं कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इस तरह तो फिर वही हो गया ना कि मेरा रेट कम है, दूसरे 5-5, 10-10 हज़ार देकर वोट ले रहे हैं और मैं फिर जो है वो रेंट माफ करके जो है वोट ले रहा हूँ। इस तरह का कोई चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा जो है 6 बजे जबरा मंडी में मोहम्मदिया चौक में जलसा है और वहां पर मैंने ऐलान किया हुआ है कि भाईजान आप नजरिए के साथ आएंगे। शाहजेब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सारे अपने रिक्शा जितने भी ब्रदर्स हैं उनसे आपने कॉम्बो बना लिया और आपने कहा है कि कोई भी किसी और सवारी को नहीं लेके जाएगा, जो भी सवारी जाएगी वो मेरे ही जाके इंजन के निशान पर मोहर लगाएगी? सबसे वोट कास्ट कराना? नहीं मैडम, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, हमने इंशाल्लाह एक नजरिए को लेकर चले हैं और नजरिए पे ही बात करेंगे। हम किसी को किसी भी तरह का प्रेशर या दबाव नहीं देंगे, चाहे ये बड़ा मसला होता है ना यहाँ पे, जब वोट कास्ट करने जाना होता है लोगों को सवारी नहीं मिलती और सियासी जमातें इस चीज का भी एहतमाम करती है। वैसे तो आपके लिए तो बड़ा आसान है, सारे रिक्शों पे बिठा के आप लेकर गए वो लोगों को और वोट कास्ट कराए और पता चले कि मुफ्त सवारी और जाकर वो वोट किसी और को दें। नहीं, इंशाल्लाह हमारा ये सीन होगा कि सवारी भी दूसरों की होगी, सवारी दूसरों की होगी, लेकिन वोट हमारा होगा। क्या बात है, दूसरों की बड़ा अच्छा, जबरदस्त होगी और वोट हमारा होगा। पेमेंट भी दूसरे करेंगे और वोट इंशाल्लाह हमारा होगा। चले जी, जबरदस्त। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो ये बता दें कि बिरयानी खिला रहे हैं आप लोगों को या फिर आप कोई मीठी चीज खिला रहे हैं वोट के लिए? मैं सिर्फ जो है ना उनको एक खुद मुख्तारी की और अपना जो है समझ लें कि एम को आगे रखने की हिम्मत दिला रहा हूँ। ना बिरयानी खिला रहा हूँ, ना मैं चाय पिला रहा हूँ। शाहजेब, मंशूर क्या है फिर आपकी जो जमात है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी बता रहे हैं ना आप, इसका मंशूर बताएं जरा। जी, हमारी जो जमात का मंशूर है वो है खुद मुख्तार पाकिस्तान। देखें, आजाद हम पहले ही हैं लेकिन हम खुद मुख्तार नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी का मंशूर भी यही है और हमारे कारकुनान का, कैंडिडेट का भी मंशूर यही है कि हम खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएंगे और अपनी आवाम को भी मुख्तार बनाएंगे। शाहजेब, अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसी कौन से हल्के के मसाइल हैं जो आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं सबसे पहले जो मसला हल करूंगा, क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूं जबरा मंडी में, ठीक है, वहां पर जो हमारा मसला है वो एजुकेशन को लेकर है। क्योंकि वहां पर जो हमारे टाउन हमारा बड़ा है, कस्बा हमारा बड़ा है, लेकिन आज तक किसी भी MP MNA ने जो कि 15-15, 20-20 सालों से हम पर जो है हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ये आवाज नहीं उठाई, आवाज तक नहीं उठाई कि यार इनकी एजुकेशन को ठीक किया जाए। क्यों नहीं उठाते वो? इसलिए पहली दफा लड़ रहे हैं इलेक्शन, इससे पहले भी आपने किया एक्सपीरियंस ऐसा?
मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो और आपने वो इससे इसलिए पहले हमारे इलेक्शन में education- किसको वोट दिया था? इससे पहले मैंने इलेक्शन में किसको वोट दिया था, देखें मैंने इससे पहले जो है ना वो सोच के बता रहे हैं। सोच के नहीं, असल में बात यह है कि इया का नाबुदु इया का नस्ताईन वाले मैं लीडर। बात तो आपकी ठीक है, है। लेकिन तो आप ये बताएं शाहजेब कि असल आपका में- जो हलका है उस हलके में किस सियासी जमात में टाकरा तगड़ा किससे मुकाबला, होने कौन वाला सी है? सियासी जमात है जिनका टाकरा देख रहे हैं आप? टाकरा तो देखें हमारी जो फिलहाल मेरा अगर जो मेरा टाउन है जो जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह एक तगड़ा मुकाबला हमारे दरमियान भी है। क्योंकि हमारे हल्के की जो आवाम है 70% मिडिल क्लास है। और मुकाबला इंशाल्लाह किसके साथ है 70 जी मैडम सॉरी, आपका मुकाबला कौन सी किसके सियासी साथ है? जमात, कौन सी सियासी शख्सियत ऐसी है जो मध्य मुकाबले तगड़ा मुकाबला जिसके साथ होगा? मेरा जो मुकाबला ना वो जुल्म के खिलाफ है, जमात किसी से भी नहीं है। क्या बात ठीक है, मैं जुल्म के खिलाफ मुकाबला कर रहा हूँ। बातें तो मेरा बहुत जमात बड़ी के बड़ी है। खिलाफ दुआ हम ये करेंगे कि ये बातें जो हैं ये पूरी भी हों। तो कैंडिडेट कौन कौन से हैं आपके मुखालिफ? मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो जाहिर सी बात है, जमातें जितनी भी हैं, पीटीआई है, नून लीग है, बाकी दूसरी जितनी भी जमातें हैं वो सही। सारे कैंडिडेट हैं। तो मैं आप असल नाम में नहीं लेना मैं- चाह रहे किसी का? सर असल बड़े में खफा ये हैं है आप। कि मैं मोहब्बत और प्यार वाली सियासत करना चाहता हूँ। सही, सही। ठीक वो है? कौन सी सियासत मैं होती एक है? दूसरे पर तनकीद, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं दूसरों पे शाहजेब, तनकीद हमने तो करूं। अभी तक मैं- मोहब्बत और प्यार वाली कोई सियासत नहीं देखी। मैडम इंशाल्लाह आप देखेंगे आप, और ये पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के नौजवान इंशाल्लाह ये दिखाएंगे कि हम मोहब्बत और प्यार वाले हैं। हमारे फ्लैक्सी उतार दिए जाते हैं, हमारे पोस्टर। अच्छा शाहजेब, हमारे जराए ये बता रहे हैं कि आपका बड़े खास स्टाइल है तकरीर करने का, तो जरा हो जाए छोटी सी तकरीर। हाँ, जी जी क्यों नहीं, आप बताएं कोई भी मौजूद बता दें, उस पर हम कर देते हैं। सर यही आपके आपने मंशूर अपने मंशूर मौजू पे पर- करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो बात आप कर रहे हैं। कैंपेन करते हैं जी, जिस जी। तरीके से आप। मैं तो इसी तरह कंपेन कर रहा हूँ कि जब मैं लोगों को मिलता हूँ उनको अपना मंशूर बताता हूँ कि इंशाल्लाह हम जो है वो आपसे ये वादा नहीं करते कि हम आपकी जो है वो नालियां पक्की करवाएंगे, हम आपकी सड़कें पक्की करवाएंगे। क्योंकि नालियां और सड़कें ये एक एमपी एमएनए का काम नहीं है, ये तो ठेकेदारों का काम है, मिस्त्री मजदूर का काम है। जो हमारा काम है, एमपी एमएनए का जो काम है वो है कानून साजी करना। ठीक है, कि कानून पे किस तरह एक गरीब बंदे को हक मिल सकता है, किस तरह एक मिडिल क्लास बंदे को उसका हक दिया जा सकता है, एजुकेशन का ठीक है निजाम किस तरह शाहजेब, से- जबरदस्त। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और मजीद मेहनत करें, कामयाब हों। बहुत शुक्रिया आपने बातें तो दिया। शाहजेब ने बहुत अच्छी की हैं, वाकई मसाइल यही हैं, तालीम होनी चाहिए जी, खुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए, सब यही चाहते हैं, अल्लाह करे और कि ऐसा ही हो। मीडियोकर्स के लिए बड़ी मुश्किलात हैं और इस तरह के मजीद लोग सामने आने चाहिए जो मिडिल फैमिली से ताल्लुक अच्छा, इस बार वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये ट्रेंड दिखने में आ रहा है कि एक हमने याद होगा पिछली एपिसोड में ही एक साहब जो बर्गर बेचते हैं, जी, 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 वो भी जबरदस्त। इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और फिर अभी ये रिक्शा चलाने वाले इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो और इस तरह से कई ऐसे लोग गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो इससे खुद मैदान पहले में- हमने ली हुई थी, जी, गायनाकोलॉजिस्ट जी, थी जी। और इस तरह के बहुत सारे लोग, और एक ख्वाजा सरा से भी हम बात हाँ करते जी, हैं, वो पिंडी बिल्कुल, से। जबरदस्त। तो जबरदस्त इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं और अगर हल्के की आवाम को आसानी होगी तो वो और इस इनको बात का पसंद करेंगे सबूत है तो शहर इनको वालों वोट के लोगों देंगे। का भरोसा है मुल्क के निजाम पर, अभी Exactly. भी लोगों का भरोसा कायम दायम है, कायम दायम रहना चाहिए। और वाकई आप वोट कास्ट करें, और जो जो उम्मीदवार आपको लग रहा है आपके हल्के में कि वो आपके और लिए शाहजेब की बातों ठीक में है, ज़्यादा उसको जो वोट मसला था वो मीडियोकर्स के बारे में था कि मिडिल क्लास फैमिलीज को जो मुश्किलात आती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता, और वो इसको को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, इन ऐसे तमाम लोगों के साथ हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जी अब सियासत से हटके कुछ बात हो जाए। सर्दियों का मौसम है, जिल्द की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, इसका खास ख्याल करना पड़ता है। सर्दी में जहाँ नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार से इन्फेक्शन वगैरह और दीगर बीमारियाँ होती हैं, वहीं बहुत सारे जल्दी अमराज भी तेज़ी से फैलते हैं। जल्द खुरदरी हो जाती है, खुश्क होने के साथ साथ फटने लगती है, ड्राई स्किन, और फिर सर्दियों में बालों में भी खुश्की बढ़ जाती है, खारिश शुरू हो जाती है। इस तरह के मसाइल हैं जो सामने आते हैं, इंतहाई तकलीफदेह हो जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। हमारे साथ बड़े खास मेहमान ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर अहमद साहब सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम विंटर्स में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो पूरी बॉडी की जो स्किन होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि बहुत ही रफ हो जाती है और बालों में डैंड्रफ बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह? अच्छा देखें, मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि देखें, डैंड्रफ तो एक बज़ात खुद एक डिज़ीज़ है,
जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेबोरिक एक्जिमा या सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। हम इस सेबोरिक डर्मेटाइटिस को ज़रा डिफरेंट अलहदा कर लेते हैं। सर्दियों की वजह से जो बाल ड्राई, रफ और ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। डैंड्रफ, जहाँ तक सेबोरिक डर्मेटाइटिस का सवाल है, वो गर्मियों में, सर्दियों में यकसां होती है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि जिसमें यंग लोगों की जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनसे सेक्रीशंस निकलती हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है जो डैंड्रफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इसको हम ट्रीट करते हैं डिफरेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ के साथ। लेकिन आम उमूमी तौर पे सर्दियों का मौसम चूँकि एक ड्राई मौसम है विद ड्राई विंडी वेदर और ह्यूमिडिटी भी कम होती है, तो इस मौसम में आपके बाल वैसे ही रफ, ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं। उसके साथ ये लाजमी नहीं है कि आपके सर के ऊपर डैंड्रफ भी हो। अच्छा, तो ज्यादातर जो हम देखते हैं लोग हमारे पास, डॉक्टर साहब, ज्यादातर गर्म पानी से नहाने के बाद जो है ना बालों में डैंड्रफ होती है, और उन इलाकों में ज्यादा मसला है जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। तो इसका हल क्या है? देखिए, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि ये दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि डैंड्रफ जो है ना वो एक डिजीज़ है कि जिसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आपने फ्रीक्वेंट अपने सर को वॉश करना है विद एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और डेफिनेटली अगर आप बहुत गर्म पानी यूज़ करेंगे तो न सिर्फ ये कि आपके बाल वैसे ही ड्राई हो जाएंगे बल्कि गिरेंगे भी थोड़े ज़्यादा। तो एक एडवाइस जो सर्दियों में आम तौर पे हम देते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास इस तकलीफ़ के साथ आते हैं, वो ये है कि आप ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, उससे आपके बाल ड्राई और डैमेज नहीं होंगे। दूसरी, हम ये एक एडवाइस ज़रूर देते हैं कि सर्दियों में सर धोने की रूटीन को थोड़ा कम कर लें। अगर आप ऑल्टरनेट डेज़ पे सर धोएंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल नहीं होंगे। इसके अलावा हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ करें सर्दियों में, जैसे कि अंडा है, दूध है या नट्स हैं, जिसके इस्तेमाल से भी आपके बाल इतने ड्राई और ब्रिटल नहीं होंगे। अच्छा साहब, यू आर स्किन स्पेशलिस्ट, ये कहिएगा कि बालों को महफूज बनाने के लिए तो तरीका आपने बताया, ओवरऑल स्किन की कैसे ख्याल किया जाए? स्किन ड्राई जब हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? उसका भी कोई टोटका बता दें, कोई चीज़ बता दें। देखें जी, चूँकि मौसम खुश्क होता है, ड्राई विंड होती है, तो आपका स्किन डेफिनेटली ड्राई हो जाती है, बिकॉज स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो आप लूज़ कर रहे होते हैं सर्दियों में। तो हमें उस मॉइस्चर को दोबारा रिटेन करने के लिए वी नीड गुड क्वालिटी मॉइस्चराइजर्स जो बाज़ार में बेइंतहा मौजूद हैं। आपको चूज़ करना है कि आपको आपकी स्किन कितनी ड्राई है कि आपको कोई लोशन से गुजारा होगा कि आपको कोई क्रीमी मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली द मॉइस्चराइज़र शुड बी यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे। जब आप मॉइस्चर स्किन पे लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, तो वो आपकी इंटरनल जो पानी होता है जिल्द का, उसको रिटेन करता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, वो लॉक कर देते हैं पानी को। वरना आम तौर पे मॉइस्चराइज़र के बगैर आपकी जिल्द का पानी बहुत जल्दी से निकल जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक्ड हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि कुछ शैम्पूज़ के बारे में कि अगर आपके सर में खुश्की है तो आप ये शैम्पू यूज़ करें, वो बताइएगा। और सर की खुश्की से बचने के लिए क्या कोई पहले मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? का जिक्र किया, एक तो मैंने शैम्पू का जिक्र किया जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू आमतौर पे डैंड्रफ का ट्रीटमेंट है। आपको मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स भी नज़र आते हैं टीवी में, लेकिन हमारे जो मेडिकेटेड शैम्पू हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं उनसे, जिनके अंदर जिंक पैराथायोन है और कीटाकोनाजोल है। ये शैम्पू जो है ना, ये डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में मेडिकेटेड वाले शैम्पू ले रहे हैं, अगर डैंड्रफ वाले जी एंटी डैंड्रफ, अगर आपके सर पे डैंड्रफ है और खुश्की गिर रही है आपके कंधों पे, तो आपको फ्रीक्वेंटली एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज़ करना है, मींस के एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे। उससे ये होता है कि आपकी डैंड्रफ क्लीन भी होती रहती है और जो फंगल एलिमेंट्स हैं वो भी ठीक होते रहते हैं। तो ये तो एक ट्रीटमेंट हो गया डैंड्रफ का। लेकिन अगर आपके बाल ड्राई और खुश्क हो रहे हैं बहुत ज़्यादा शैम्पू के यूज़ करने से,
तब बाज़ार में अवेलेबल हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा फ्रीली नहीं, जिनको हम कहते हैं सल्फेट फ्री शैम्पूज़। सल्फेट फ्री शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाते, लेकिन वो आपके बालों के लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कलर लगाते हैं, उनको कलर को भी प्रोटेक्ट करते हैं और बालों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उनके अंदर डैमेजिंग एलिमेंट्स या केमिकल्स कम होते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आपको फिर सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये हेयर फॉल है या इतने बाल गिरना एक नेचुरल चीज़ है। तो ऐसी कौन सी सूरत हाल है जिसमें हम विजिलेंट हो जाएं कि ये हेयर फॉल है, इसको ट्रीट किया जाना चाहिए? वैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से 50 से 100 बाल एक इंसान के रोज़ाना गिरते हैं। हम मर्दों के चूँकि बाल छोटे होते हैं, हमें शायद वो 50 से 100 बाल इतनी गिनती में ना आए, लेकिन अगर ख़वातीन के वो 50 से 100 बाल गिर रहे हैं तो उनको काफ़ी नज़र आना शुरू हो जाता है। जी हाँ। मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हेयर फॉल उस वक्त है कि जब आप बालों को नोटिस करना शुरू कर दें, वरना अदरवाइज तो हर एक के बाल गिर रहे होते हैं, कभी टॉवल के साथ, कभी आपके तकिए के साथ। लेकिन जब आप नोटिस करना शुरू हो जाएं कि ये बाल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, कंघी में नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका फिर किसी ना किसी डॉक्टर से आपको रब्ता करना चाहिए। एक और भी वैसे इजी बात है कि बाल गिरते तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है बाल वापस आ भी रहे हैं। अगर ग्रेजुअली इन पीरियड ऑफ मंथ्स आप ये नोट कर रहे हैं कि गिरने वाले बाल हमें ज़्यादा 5 हैं और ऐसे वापस आने पॉइंटर्स वाले बता बाल दें कम हैं, जिससे हमें बचना है, और हम क्या कर सकते हैं बालों के गिरने से लेके खुश्की तक। आवाज़ जी, जो बाल गिरने के मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि यही है कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा बाल अपनी कंघी में, अपने टॉवल के साथ या आपके हाथों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यू नीड सम एडवाइस। अब वो एडवाइस मेडिकल एडवाइस भी हो सकती है, कुछ लोग घरेलू टोटके भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो हमें ना कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी डाइट बेहतर करें, अपने हेयर कॉस्मेटिक्स की यूज़ बेहतर करें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सर पे लगाएं, शैम्पू अच्छी क्वालिटी के लगाएं, और आप गैर बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से भी बालों को नुकसान होता है, वो चीज़ें अवॉइड करें, हेयर प्रोडक्ट्स को सिलेक्टिवली यूज़ करें। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर अहमद साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और हमारे नाजरीन के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा सेगमेंट, और उन्हें टिप्स पता चली किस तरह से अपनी स्किन को खुश्क होने से बचाना है और बालों को गिरने से बचाना है। तो एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ऑनियर आ रहे हैं यार, ये कोट चेंज कर लो प्लीज, बहुत पुराना हो गया। कोट कहाँ से चेंज कर लें भाई, महंगाई इतनी हो गई है, कुछ नया पहन लो प्लीज, मेहरबानी करो, नया पहन लो, देखने वाले भी थक गए हैं। वैसे ऑन एयर कब आए हैं मुझे तो पता नहीं चला। आप बस ये प्रोड्यूसर साहब ने जानबूझ के ऐसा किया है। जानबूझ के ऐसा किया है। तो मैं अपने नाजरीन को भी इस कन्वर्सेशन में शामिल करता हूँ कि जी महंगाई हो गई, शहरवानों को बताएं भाई कहाँ से खरीदे जाते हैं रोज नए नए कोट। बहुत अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं, बहुत जबरदस्त चीजें मिल जाती हैं, बेहतरीन कोट मिल जाते हैं, बैग्स मिल जाते हैं, जूते मिल जाते हैं। मेरी दोस्त हिना न्याजी गई हैं, 3000 का चैलेंज था और उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से, आई एम श्योर 3000 से कम पैसों पे उन्होंने पूरा कर लिया। तो आइए देखते हैं कहाँ से खरीदा उन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना न्याजी, और आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ, और काफ़ी सर्दी हो गई है, ठंड हो गई है, तो मेरी टीम ने मुझे एक चैलेंज दिया कि 3000 रुपये में मैंने यहाँ से शॉपिंग करनी है। मैं आज खरीदूँगी कुछ ब्लेजर्स या फिर ओवरकोट, लॉन्ग कोट, लॉन्ग बूट्स खरीदने का मैं सोच रही थी, वो खरीद लूँ। कुछ अच्छे अच्छे टॉप्स खरीदूँगी, लेकिन किसी को गिफ्ट करूँगी, मैं खुद नहीं पहनने वाली, ठीक है ना। स्वेटर कितना अच्छे, ओ माय गॉड, कितने का है ये? आपको जो है ना, ये आपको 200 का, ये 1200 रुपए का स्वेटर है, न्यू इस टाइम 1200 का न्यू है 4500 का स्वेटर मिल रहा है ये इस टाइम पे। ये कोई वूल का है मुझे लग रहा है, प्योर वूलन है। हाँ जी,
नहीं तो ये इसका लास्ट क्या लगाओगे? 400? नहीं 400 का नहीं होगा, कोई मुनासिब बात करेंगे तो मिल जाएगा आपको। नहीं मुझे ये चाहिए, आई वांट चाहिए तो इट। अगर आपको चाहिए, लेकिन आपके पास जितने पैसे में आपने परचेजिंग कर अभी तो ड्राई क्लीन में 1000 रुपए लग जाएगा। ना करो, इसको हैंड वॉश होता है, वूल हमेशा हैंड वॉश होती है, ये ड्राई क्लीन नहीं होगी। ये ऐसे ड्राई क्लीन कराएंगे जैसे इसको गर्म पानी लगेगा ये खराब हो जाएगा पीस। अच्छा, हैंड वॉश ठंडे पानी से? ठंडे पानी से ये हैंड वॉश। नहीं मुझे ये बताएं इसका फाइनल आप क्या लगाएंगे? इसका 800 दे दे फाइनल। ना आपकी ना मेरी 200। ये फाइनल है 200 फाइनल 800। 800 इतने ज्यादा? व्यूअर्स उस जगह पे जाके मेरी बात नहीं बन पाई, मतलब मैंने बहुत बार्गेनिंग करने की कोशिश की लेकिन भाई साहब का रेट बड़ा फिक्स था। अस्सलाम वालेकुम। ये आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई मुझे ये जैकेट दिखाएंगे, इतनी क्यूट सी पिंक फॉक्स फर में, और ये ओह माय गॉड दिस इज सुपर अडोरेबल। ये इतने क्यूट, इसके ऊपर टेडीज हैं, क्या प्राइस है इसकी? ये 1500 की। अल्लाह अकबर, कितने की? 1500 की? बहुत महंगी है। नहीं 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 मुनासिब है। नहीं 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 मेरे पास देखें, अगर मैं चीज़ देखें फ्रेश चीज़ है। 300-400 की कोई है उस रेंज में? 300-400 की है, सॉरी। अच्छा फाइनल कितना, प्लीज थोड़ा कम कर दो। चलें 800। नहीं 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 500 में ओके कर दें। 500 में प्लीज। 800 लगा रहे हैं, चले 600 फाइनल। 600 प्लीज फाइनल कर दें, पैक कर दें 600 में। 400 वापस कर दें प्लीज। जेसिका सिम्पसन के जूते यहाँ पर हैं। आई थिंक देखिए मुझे बहुत अच्छा लगे। आई एम गोना गेट दिस फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं फॉर्मल डिनर्स पे पहन के जाऊँ। अब तो मैं जो भी पहनूंगी लोग सोचेंगे मैंने लंदन से खरीदा है। तो क्या बात हुई भाई, आए यहाँ पे शॉपिंग करें अब। अच्छा भाई तो ये अब आप फाइनल इसका क्या लगाओगे? चलो आपके लिए 900 रुपए लगा देंगे, ये आपके लिए होगा ठीक। 200 200 तो बहुत कम है। 1.5 ग्रांदा लग मुनासिब होगा, 200 डेढ़ कम दे महंगाई दा प्लीज। ये 200 का नहीं देगा, चलो आपके लिए 800 रुपए लगा देगा। 200 का दे दो ना। चलो दे दो। गाइस भाई साहब फाइनली मान गए कि ये उन्होंने 1200 का मुझे बताया था, अब कह रहे हैं 200 में ले लो। तो कितने हुए? 600 की मैंने वहां से ली ब्लेजर, 600 एंड 700 800 में मैंने 2 चीजें लेनी। अभी सिर्फ पैंट्स लेना बाकी है, बाकी मेरी आई थिंक अंडर 1000 शॉपिंग हो गई है मुझे लग रहा है। भाई मुझे कावा दे दें 1 कप, गर्मा गर्म और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई। और भाई मेक श्योर कि अच्छे से कप को धो के मुझे उसमें कावा दे। अरे वाह 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 ज़बरदस्त। मैं अपना कावा इंजॉय करती हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे ब्रेक दे फॉर अ व्हाइल एंड लेट मी इंजॉय दिस। ग्रीन टी भी पी ली, पिन्नी भी खा ली, पापड़ भी खा लिए। अब आगे चलते हैं क्योंकि अभी शॉपिंग बहुत रहती है। और कलर भी है इसमें। और अच्छा इसका फाइनल लगाओ, इसको किसी 300 रुपए दे दो, मर्जी मड़े 300 दे दो, येलो शॉपर में डाल देता है। 300 200 रुपए का लगा दो प्लीज भाई। चलो 250 ठीक। 200 प्लीज 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 प्लीज। 200 का ना करो। देर मेहरबानी दा, आप मखा दिखा, मेरे पैसे दे दे। 200 वजीर खजाने का पे है किधर? 800 900 और 1000 में गाइस मैंने अपना स्कार्फ भी ले लिया, ब्लेजर भी ले लिया, हील्स भी ले लिए। लांडे मजे है भाई, तुसी भी आओ लांडे में। ये ले भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप मुझसे डील करें, आप कितने की मुझे देंगे? 300 नहीं 300 की भाई। भाई देखिए मैंने अभी वापस भी जाना है रिक्शे पे, तो 200 तो किराया होना चाहिए ना। ये 400 प्लस अपनी है। मैंने कहा मैंने रिक्शे पे जाना है, भाई लोगों को हंसी आ रही है। मतलब अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो मैं यहाँ ना आती। और जितनी महंगाई हो गई अब लंडे में भी, मुझे लगता है अब तो लंडा भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती जितनी एक्सपेंसिव यहाँ पे आप चीज़ें बेच रहे हैं। लंडा भी लंदन बन गया। लंडा भी लंदन बन गया, सही बात है। अच्छा इसकी फाइनल प्राइस 300 चले कर लें आपको। कितने पैसे? 300 300 रुपीज। ओ माय गॉड
मैंने 4 चीजें 1300 में लंडा बाजार से खरीद ली और ये जो चैलेंज मुझे दिया गया था 3000, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं कहीं भी जाके अच्छा सा खाना खा सकती हूँ। ये लें भाई आप, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Wow, so many amazing options. Everything looking just like a wow. And again, गरम अंडे की आवाज़ आई है मुझे यहाँ से। आज मेरा ये जो दिन था, जो मुझे चैलेंज दिया गया अपनी टीम की तरफ से कि मैंने शॉपिंग करनी है अंडर 3000, और मैंने 1300 में शॉपिंग की और इतनी अमेजिंग चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं। मैंने एक पैंट्स ख़रीदी हैं, मैंने एक स्कार्फ ख़रीदा है, एक जैकेट ख़रीदी है, और क्या ख़रीदा है मैंने, और एक जूता खरीदा है, हील्स खरीदी हैं, बहुत ही क्लासी एंड स्मार्ट जूते खरीदे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आपको ज्वेलरी के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ डेकोरेशन पीसेस नज़र आ रहे हैं। तो जब यहाँ पर आप आएँ तो एक तो टाइम निकाल कर आएँ, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सारा आपको ढूंढना पड़ता है, साइज़ आपका एट टाइम्स नहीं मिलता। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी उतना ही मज़ेदार और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। आप लोग भी आएँ और विंटर की शॉपिंग करें। सो हैप्पी शॉपिंग। क्या बड़ी बात बेहतरीन है, एक्टिंग की हिना ने, जबरदस्त। और मुझे यकीन हो गया है कि हिना यहीं से शॉपिंग करती हैं। जितनी स्पेशलिटी के साथ उन्होंने बार्गेन किया है ना, और वो साथ साथ क्लियर कर दी कि मैं यहाँ से नहीं 1200 लेती। 200 1200 की चीज 200 में। लेकिन मुझे एक और शक पड़ा शहर बानो, हिना ने स्टार्टिंग में बोला ना कि जो शॉपिंग मैं यहाँ से करूंगी ये मैं किसी को दे दूंगी, मैं खुद इस्तेमाल नहीं करूंगी। आप उनकी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बड़े नए नए कोट पहन रही हैं आजकल, मैं हैरान हूँ। ये कहाँ तार मिलते हैं जाके? ये मैंने खुद खरीदे हैं, और कोई बात नहीं, लंडा भी इंसान ही पहनते हैं, और लंडे में ब्रांड की चीजें मिलती हैं। पहनना चाहिए भाई, तो इसमें भाई क्या है? अगर आपको अच्छी चीज मिल गई तो अब आपका कोट मैंने पकड़, अब मैंने आपको बता दिया कि इसको चेंज कर ले, मेहरबानी फरमा के आप जाके लंडे से 3-4 कलर्स के हाँ कोट ले। मैं फिर हिना को साथ लेके जाता हूँ, वो एक्सपर्ट हो गई तरह बार्गेन करने की, मुझे अच्छी चीज ढूंढ देंगे। हिना को साथ लेके जाए, बल्कि मैं भी साथ जाऊंगी, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। प्लान बनाओ भाई, और इतनी जबरदस्त 3000 से भी कम पैसों में इतनी चीज है, मतलब क्या बात है। तो अजीम, अब मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब मैंने आपसे कहा था ना कि 3000 हर तरह के आइडियाज दे रहे हैं कि आपने महंगाई से कैसे बचना है। आप भी इस तरह जाके शॉपिंग कर सकते हैं और ब्रांडेड शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी पसंद की अच्छी अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप महंगी महंगी दुकानों पर जाएं और परेशान हो जाएं उनकी कीमतें देख के कि यार ये चीजें कैसे खरीदूं, इतनी महंगी जैकेट। तो आप जाएं लंडा बाजार। मेरे ख्याल से प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि मैंने लंडे से शॉपिंग करनी है, तो उनको शॉपिंग करवाते हैं। तो मिलकर चलते हैं पूरी टीम, सुनो पाकिस्तान की, आप लोग भी चलें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। और कल अगर हम आपको नए कपड़ों में नजर आए तो आपने घबराना नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।